मुद्दा ये था, ध्यान से एकदम अब फोकस्ड, मुद्दा ये था, ये आर्टिकल ही था जो कि मुद्दा था। मुद्दा ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ जजेज अपॉइंट द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा जजेज से और उसके बाद ही अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेज को। तो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बोले कि प्रेसिडेंट जो है वो जजेज का बात मानने के लिए बाध्य है। कुछ लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस किए कि बाध्य है, कंसल्टेशन मींस कंकरेंस, वो ऐसा बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे थे कि कंसल्टेशन मींस कंकरेंस, मतलब सलाह का अर्थ सहमति होता है। ठीक, मतलब आप अगर कंसल्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको बात मानना पड़ेगा। संविधान कंसल्ट बोल करके आपको कंकरेंस बोल रहा है, ऐसा लोग बोल रहे थे। यानी आपको जजेस से बात करके आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है, सरकार इस व्यू में नहीं थी, सरकार बोल रही थी नो कंसल्ट। हाँ, 81 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, सरकार का कहना था कि नो कंसल्टेशन डजंट मीन कंकरेंस। कंसल्ट करना हमको बिल्कुल जरूरी है, लेकिन कंसल्ट जो सलाह हमको दिया गया हम उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो बोल रहे थे कि यहाँ लिखा कहाँ है कि हमको कंसल्टेशन मानना पड़ेगा, खाली कंसल्ट करने के लिए बोला गया, मानने के लिए नहीं बोला गया। ठीक, दिस केस इज नोन एज फर्स्ट जजेज केस। फर्स्ट जजेज केस। जो फैसला आया वो ये आया कि कंसल्टेशन डजंट मीन कंकरेंस। यहां बोला गया कि हमारे संविधान में आर्टिकल 124(1) में केवल ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन करना पड़ेगा, बात मानना पड़ेगा नहीं बोला गया है। इसीलिए सरकार कंसल्ट करने के बाद अपने मन मर्जी से सुप्रीम कोर्ट के जजेज का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। दिस वाज फर्स्ट जजेज केस। फर्स्ट जजेज केस में बोला गया कि प्रेसिडेंट को केवल ये कहा गया है कि आप कंसल्ट कीजिए, आप बात मानने का बात नहीं बोला है। इसीलिए कंसल्ट तो करना पड़ेगा, बात मानना जरूरी नहीं है। यानी जरूरी नहीं है कि कंसल्टेशन में जो बातें आई उसको फॉलो करें। तो केस जो हुआ आगे बढ़ा, केस अगला बार फिर आया जिसको हम लोग बोलते हैं सेकंड जजेज केस। तो सेकंड जजेज केस, सेकंड जजेज केस ये आया 1993 में। सेकंड जजेज केस में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला खुद ही पलट दी और सुप्रीम कोर्ट बोली कि कंसल्टेशन मींस कंकरेंस। देखिए सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपना फैसला कैसे बदलती है। 1993। अच्छा, हम उसको बात कर रहे हैं। कंसल्टेशन इज कंकरेंस। ठीक है, तो कंसल्टेशन मींस कंकरेंस। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर हमारा आर्टिकल 124(2) में लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट, तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट मस्ट टेक कंकरेंस। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सलाह का अर्थ सहमति है, तो सरकार जजेज से पूछने के बाद जजेज का बात को बदल नहीं सकती है, जजेज का बात को मानना ही पड़ेगा। और बोला यह गया कि पूछेगी किससे, तो बोला गया कि CJI +2 सीनियर मोस्ट जजेज, सीनियर मोस्ट जजेज, कि इनसे आपको पूछना पड़ेगा।
और बोला गया आप सीजेआई तो सीनियरिटी पर ही बनाएंगे। सीजेआई बनाने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, सीनियरिटी देखना है। सीजेआई मस्ट बी अपॉइंटेड ऑन सीनियरिटी। तो ये हो गया हमारा, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। This is the beginning of collegium system. इस तरह से सरकार का हाथ बंध गया और अब जजेज जो है वो खुद ही जज का अपॉइंटमेंट करने लगे, सरकार को हटा दिया गया सीन से। अब इसी बात को लेकर के जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, जब जजेज पर अटैक करना होता है तो बोलते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन हाईजैक्ड बाय द जजेज। वो बोलते हैं कि कंसल्टेशन लिखा हुआ था, इसको कंकरेंस बना दिया और हाईजैक कर लिया, बोलते हैं। ठीक, अब उसमें क्या जान है क्या नहीं है, लेकिन इतना तो हम लोग को समझ में आता है डे टू डे लाइफ में। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो जो हमारे ऑटोक्रेट टाइप के एग्जीक्यूटिव हेड होते वो जुडिशरी का गला घोट देते, जैसे कि बाकी इंस्टीट्यूशन का घोटने की कोशिश किया जाता है, इलेक्शन कमीशन में किया जाता है, तो आरबीआई का किया जाता है, तो जुडिशरी भी नहीं बचती। लेकिन शुक्र है इस सिस्टम का कि सिस्टम से जुडिशरी अभी तक इंडिपेंडेंस अपना बचा के रखी हुई है कि चंद्रचूड़ जैसे जजेज जो है वो सीजीआई का कुर्सी पा ले रहे, नहीं तो रंजन गोगोई पाते रहते, कई सारे रंजन गोगोई होते। ठीक, तो ये जो है फिर हमारा है थर्ड जजेज केस। थर्ड जजेस केस जो है, इसमें ये था हमारा 1998 था ना। 1998 में फिर से वही क्वेश्चन गया कि क्या कंसल्टेशन इज कंकरेंस, तो फिर यहां पर वो रीटरेट की यस कंसल्टेशन इज कंकरेंस। मतलब ये बात और साफ हो गया कि ये जुडिशरी अपना जगह से हट नहीं रही थी, कंसल्टेशन एज कंकरेंस इसमें एक चेंज कर दी कि सीजीआई 1+4 जजेस, सीजीआई +4 जजेस ये कॉलेजियम के पार्ट होंगे और ये प्रेसिडेंट का एडवाइस करेंगे कि किसको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना है, और प्रेसिडेंट इनका बात मानेगा। और ये भी बोला गया कि अगर कोई दो जजेस डिसेंट कर रहे हैं, दो जजेस जो है वो सहमत नहीं है किसी नाम से, तो वो नाम प्रेसिडेंट को नहीं भेजा जाएगा। यानी यहाँ पर सीजीआई पर भी थोड़ा सा रोक लग गया कि सीजीआई अपना मनमानी नहीं कर सकेगा मेजोरिटी के बेसिस पे कि वो और दो जजेस एक तरफ में है तो उसका काम हो गया। नहीं, दो जजेस भी विरोध कर देंगे तो ये नाम नहीं जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ है, थर्ड जजेस केस आ गया। थर्ड जजेस केस के बाद जैसा हम लोग पढ़े कि हमारी पार्लियामेंट इससे खुश नहीं थी। पार्लियामेंट क्यों खुश नहीं थी? क्योंकि पार्लियामेंट तभी खुश रहती है जब सरकार खुश रहती है, क्योंकि पार्लियामेंट में मेजोरिटी होता है सरकार का। तो पार्लियामेंट इससे खुश नहीं थी और वो 2014 में वो अटैक करने की कोशिश की। तो 2014 में हमारी जो अभी की प्रेजेंट सरकार है, मोदी सरकार, ये लेकर के आई NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक, इसमें बोले कि जजेज कॉलेजियम जो होगा नहीं अपॉइंट करेगा, तो कॉलेजियम नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो बोला गया कि 6 मेंबर करेंगे। कॉलेजियम की जगह में 6 मेंबर कमीशन बनाया गया था। ये जो था इसके लिए संविधान संशोधन किया गया था और वो संशोधन था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। दिस वाज द अमेंडमेंट एक्ट। ये अमेंडमेंट एक्ट था और अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 124(2) को बदल दिया गया। आर्टिकल यहां पे आर्टिकल 124(2) को बदल दिया गया। पुराना वाला आर्टिकल को काट दिया गया जो उसमें लिखा हुआ था, नया आर्टिकल हो गया आर्टिकल 124(2). पुराना वाला में याद कीजिए लिखा हुआ था
कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द जजेज आफ्टर कंसल्टेशन विथ द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। इसको हटा ही दिया गया, जो फैसला का बेसिस था उस बेसिस को ही खत्म कर दिया गया। उसमें लिखवा दिया गया द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट जजेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। यहां पे कंसल्टेशन वर्ड हटा दिया गया, मतलब अपॉइंट जजेस, मतलब प्रेसिडेंट जो होगा वो अपॉइंट कर देगा, जो ये 6 लोग बोलेंगे। नाउ नो कॉलेजियम, ठीक है। कंसल्टेशन वाला जो आपको हम पिछले क्लास में बताए थे वो आर्टिकल अब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब लिखा हुआ है कि एनजेएसी अपॉइंट करेगी, एनजेएसी रिकमेंड करेगी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। तो एनजेएसी में बोल दिया गया कि एनजेएसी में सीजेआई होगा, 2 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे, मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बोला गया लॉ मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर एंड 2 इमिनेंट पर्सन। तो ये जो थे ये 6 लोगों का जो कमीशन था, वो कमीशन बोला गया कि ये रिकमेंडेशन देगा और ये रिकमेंडेशन दे करके प्रेसिडेंट जो देगा वो बात मानेगा। अब इसमें जो थे पॉलिटिकल एलिमेंट्स घुस गए। पॉलिटिकल एलिमेंट्स 3 तो है जजेज जो जस्टिस सिस्टम को समझते हैं, और 3 जो है वो चांस था कि पॉलिटिकल एलिमेंट होता। लॉ मिनिस्टर तो क्लियर पॉलिटिकल एलिमेंट है, और एक सर्च कमेटी था। सर्च कमेटी जो था सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी जो था, सिलेक्शन कमेटी में पीएम था। इन दोनों के लिए पीएम प्लस सीजेआई प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर ऑफ लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन, ठीक। तो लीडर ऑफ अपोजिशन होता क्या है कि लीडर ऑफ अपोजिशन उसी पार्टी को बोला जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन उसी पार्टी का होता है जिसका कि कम से कम लोकसभा में कम से कम 10% सीट होता है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा का जो सीट है वो है अभी 545। तो 545 में के हिसाब से 55 सीट अगर किसी पार्टी को मिले होंगे तभी वो बोल पाएगी कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन है। अभी तो 55 सीट किसी के पास है ही नहीं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन किसी पार्टी का नहीं है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन दैट इज कांग्रेस, शायद अभी 44 सीट है। तो 44 सीट है तो उसको बोला जाएगा कि हाँ तुम लीडर ऑफ अपोजिशन तो नहीं होगे, लेकिन यहां पर तुमको मिल जाएगा 1 सीट, ठीक है। मतलब अगर खाली लीडर ऑफ अपोजिशन लिखवाया हुआ होता तो ये वाला सीट खाली रह जाता, कोई 55 सीट किसी के पास नहीं है। तो यहां पर लिखवाया लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और लार्जेस्ट सिंगल पार्टी लार्जेस्ट सिंगल अपोजिशन पार्टी, बल्कि अपोजिशन पार्टी। तो बात यह था कि एक अब से जजेज का अपॉइंटमेंट 6 लोगों के रिकमेंडेशन पे होता। ये 6 लोग थे सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस लॉ मिनिस्टर प्लस 2 पर्सन्स टू बी सेलेक्टेड बाय पीएम, सीजेआई, लीडर ऑफ अपोजिशन। ये तीनों लोग मीटिंग करते, ये 3 लोग मीटिंग करके बोलते कि ये 2 लोगों को हम लोग डाल देते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पर जो 2 लोग हैं इन तीनों का मर्जी से आता। लॉ मिनिस्टर तो है ही, तो इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट्स घुस रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट अपना पर्सन को अपॉइंटमेंट में घुसा रही है। पार्लियामेंट का पार्ट है पीएम, पार्लियामेंट का पार्ट है लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, ठीक है। और ये दोनों पॉलिटिशियन है। तो पॉलिटिशियंस जो है उनके तो सीजे यहाँ अकेला पढ़ने वाला है, ठीक। तो कुल मिलाकर के ये सोचा जा सकता था
कि 3 जुडिशियल साइड से और 3 नॉन जुडिशियल साइड से होते, पॉलिटिकल साइड से। अगर एक जज को हमारी सरकार अपने तरफ मिला लेती तो अपना मन मर्जी से जजेस को बुलाती। अच्छा, तो हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि ये लोग मिलकर के ये डिसाइड करते कि ये 2 यूनिट पर्सन कौन हो, तो ये 6 लोगों का एनजेएसी होना था। केस हो गया, जैसा होना था केस हो गया। केस हो गया इस बेसिस पे कि एनजेएसी वॉलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यही केस था कि एनजेएसी वॉलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, काफी जोरदार बहस हुआ और इस बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट पूरा का पूरा एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दी। ठीक, तो 4th जजेस केस फैसला जो था उसमें 5 जजेस के साथ बेंच था, उसमें 1 डिसेंशन था और 4-1 से फैसला आया था। चलमेश्वर जो था वो अगेंस्ट में था फैसला। अच्छा, 4 जजेस केस है हमारा 2015 में। बोला गया कि एनजेएसी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल as it violates basic structure of Indian Constitution। ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर। हम पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे कि जब भी कभी किसी जब भी किसी लॉ को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, तो इसी बेसिस पे चैलेंज होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाएगा। बात यह था कि आर्टिकल 124(2) में ये कंसल्टेशन वाला इशू था, कंसल्टेशन। तो ये पूरा का पूरा काट करके, सब कुछ काट कुट करके, और यहां पर हमारी गवर्नमेंट जो थी वो सब हटा दी, बोली कि एनजेएसी होगा। पुराना वाला काटा गया, नया लाया गया, नया लाया गया। दिस बिकेम द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया तो लोग जो चैलेंज करेंगे, बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर जो घुसा हुआ है नया चीज, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये नया चीज आ करके कॉन्स्टिट्यूशन का जो पुराना बेसिक स्ट्रक्चर था उसको तोड़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का स्कीम को तोड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बोली हाँ तोड़ रहा है, इसीलिए ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं हो सकता। तो लेकिन हमारी कोर्ट को पावर नहीं है कि पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट कर दे उसको वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटवा दे, लेकिन वो बोलती है कि ये जो होगा ये काम नहीं करेगा, दिस विल बी इनऑपरेटिव। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप ओरिजिनल आप उठा के पढ़ेंगे तो यही बात लिखा हुआ मिलेगा कि जजेज को 6 लोग अपॉइंट करेंगे, ये 6 लोग जो होंगे एनजेएसी कहलाएंगे, सब ये सब लिखा हुआ होगा। तो आपको वहां नोट में लिखना पड़ेगा दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन 4th जजेज केस। लिखा हुआ है लेकिन ये काम नहीं करेगा। तो कॉलेजियम सिस्टम जो था वो फिर से जिंदा हो गया, और अभी तक कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, डिस्पाइट कि सरकार जो है इस सिस्टम को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दी है। जजेज आर्टिकल लिखते हैं पुराने जजेज कि ये सिस्टम में खराबी है, सरकार का मंत्री अटैक करता है। मतलब जो ऑटोक्रेटिक सरकारें होती हैं वो नहीं चाहती हैं कि उनका किसी भी रास्ता में कोई भी रुकावट आए, तो वो चाहती है कि जुडिशरी फाइनली कंट्रोल में आ जाए, और जुडिशरी कंट्रोल में जिस दिन आ जाएगी उस दिन ऑटोक्रेसी पूरा हो जाएगा, उस दिन और कुछ नहीं बचेगा फिर, क्योंकि एक रे ऑफ होप होता है सरकार के अगेंस्ट में। ठीक, और सरकारें जो होती है, सरकारें कोई बहुत अच्छी नहीं होती है हमेशा। लोग अगर सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो कैसे इनका मुंह बंद कर दे, इनको जेल में डाल दे, कैसे चैनल को खरीद ले, सब काम सरकारें चाहते हैं करना। तो उसमें एक रे ऑफ होप होता है कि सुप्रीम कोर्ट में हमको न्याय मिल जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जिस दिन कब्जे में आ गई उस दिन ऑटोक्रेसी कंप्लीट है। तो सरकार बहुत कोशिश की इधर में थ्रू हमारे
जो लॉ मिनिस्टर हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर अटैक जारी किया जाए, और बहुत ही ब्लैटेंट अटैक्स हुए। लेकिन स्टिल ये सिस्टम जो है अभी बचा हुआ है एनजेएससी का। एक हम इसको हमें बात साफ साफ कर ले कि सिस्टम में एनजेएससी में कई सारी कॉलेजियम जो है, कॉलेजियम बचा हुआ है अभी तक। कॉलेजियम में कई कमजोरियां हैं कमजोरियां, लेकिन जो इलाज सरकार सुझा रही है वो जिस बीमारी का इलाज करेगी, तो एक तो बीमार आदमी फिर भी चल फिर रहा है, काम कर रहा है। बीमारी तो है कॉलेजियम में, कॉलेजियम सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, और उसके बारे में क्यों, लेकिन वो उसमें फिर भी यस इट इज डूइंग सम वर्क। सरकार जो बोल रही कि हम ये बीमारी को ठीक करेंगे, इसमें पेशेंट को मार ही देगी। ठीक, जो ऑपरेशन जो करने वाली सरकार थ्रू एनजेएससी या कोई भी, वो पेशेंट को मार देगा, जो खत्म ही कर देगा, मतलब जुडिशरी को बर्बाद ही कर देंगे। ये जिसको बोल रहे कि ये तो कॉलेजियम बर्बाद कॉलेजियम है, हाँ बर्बाद है, उसमें है कमियां हैं, लेकिन उसी को ठीक करने के नाम पर उसको पूरी तरह से मारने का कोशिश हो जाएगा। कमियां क्या है? कमियां हैं कि कुछ फैमिलियों का बोलबाला है, यस है, ठीक है, सही बात है कि जो जुडिशरी में है, लेकिन ये तो हर ब्रांच में है, पॉलिटिक्स से लेकर के स्पोर्ट्स से लेकर के हर जगह पे। ठीक, तो ये जो है एक कमी। और दूसरा क्या है? नॉन ट्रांसपेरेंसी। यस, ये लोग किस जज को रिजेक्ट करते हैं, किस जज को सेलेक्ट करते हैं, उसके ट्रांसपेरेंट नहीं है। हाँ सही बात है, नहीं है, लेकिन उसका इलाज तो ट्रांसपेरेंसी हो सकता है। अगर फैमिली का आपको मोनोपोली तोड़ना है तो फिर आप वैसे सिस्टम पैदा कीजिए ताकि फैमिली का मोनोपोली टूट जाए। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम को ही खत्म कर देने का जो मतलब ये सब अटैक करके कोशिश करती है सरकार, ये बहुत खतरनाक कोशिश है। ठीक है, तो हम लोग इतना दूर तक पढ़ गए थे। हाँ, यहाँ पे हम लोग जो बात किए थे कि इमिनेंट पर्सन में एससी, एसटी, ओबीसी या वुमेन एक होना था, उसमें से मतलब दो इमिनेंट पर्सन में एक के लिए शर्त रखा गया कि जो सिलेक्शन कमेटी होगी, वो सिलेक्शन कमेटी उसमें से एक को, एटलीस्ट एक को एससी, एसटी, ओबीसी या वुमेन में से चुनेगी।